इधर शालिनी जी अपने कमरे में आकर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती हैं और अपने गेट से टिक कर बैठ जाती हैं। उनकी सूनी और खाली आंखों से आंसू की एक बूंद फिसलकर उनके गालों पर आ जाती है, जिसे महसूस कर वे उस आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती हैं, इन आंसुओं की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इन्हें बहुत पहले ही मैंने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। एक समय था जब यही आंसू मेरी किस्मत बन गए थे, पर अपने बेटे के लिए मैंने अपनी किस्मत से भी लड़कर इन आंसुओं को अपनी जिंदगी से दूर फेंक दिया। बुरा लगता था जब देव मुझसे उस वेद के लिए लड़ता था, मुझ पर गुस्सा करता था, उस वेद के लिए जिसकी माँ की वजह से आज वे बिना पिता के साय में जिया है। लोग क्या क्या कहते हैं, एक अकेली औरत को लोग किस नज़र से देखते हैं, ये मैंने देखा है। उस दिन मुझ पर क्या बीती थी जब मेरे पति ने किसी दूसरी औरत के लिए मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दिया था। फ्लैशबैक। मनोज, मनोज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे और अपने बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, पर मेरी गलती क्या है? और ये तो देखिए कि हमारा बेटा देव अभी बस 2 साल का है, उसकी क्या गलती है? देखिए मनोज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी सज़ा मुझे दे दीजिए। मैं उफ तक नहीं करूँगी, पर ऐसे अपने परिवार को छोड़कर मत जाइए। मनोज, आपके लिए मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई थी, मेरा है ही कौन आपके अलावा? ये कहकर वे औरत रोने लगी, और ये रोने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि शालिनी जी थी, जिनके बगल में उनका 2 साल का बेटा देव अपने खिलौनों से खेल रहा था। उस बच्चे को क्या पता कि क्या हो रहा है, वे खुद में मस्त था। तभी शालिनी जी, जिसके सामने रो रो कर अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खराब न करने की गुहार लगा रही थी, वे आदमी कोई और नहीं बल्कि देव के पापा थे, मनोज भास्कर। शालिनी जी की किसी भी बात का या उनके आंसुओं का मनोज जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे अभी भी अपनी जगह वैसे ही खड़े थे और शालिनी जी को रोते देखकर कहते हैं, ये रोना धोना बंद करो शालिनी, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पा रहा। मुझे लगा कि तुम मेरा प्यार हो, इसलिए शादी की, पर शादी के कुछ समय बाद ही मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि ये प्यार नहीं था, यह अट्रैक्शन था जो तुम्हें देखकर मुझे हुआ था। मनोज की बात सुनकर शालिनी जी हैरान थी, उन्हें सब सपना लग रहा था। मनोज जी कुछ रुक कर कहते हैं, शालिनी, लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ आई कि ज़िंदगी जीने के लिए अट्रैक्शन नहीं, प्यार का होना ज़रूरी है, और जो प्यार मैं तुमसे नहीं करता तो ऐसे रिश्ते में साथ रहना बेकार है। अपने पति की बात सुनकर शालिनी जी गुस्से में कहती हैं, अट्रैक्शन? शादी के 3 साल होने के बाद और 2 साल का बेटा होने के बाद आपको समझ आ रहा है मनोज जी कि आपको मुझ पर अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो किससे आपको प्यार है? बताइए मनोज जी, किससे आपको प्यार है? शालिनी जी की बात सुनकर भी मनोज जी चुप थे, और उनकी यह चुप्पी शालिनी जी के दिल और दिमाग को अनगिनत सवालों से घेर रही थी। उनके दिल में घबराहट और दिमाग में डर घर कर गया था। आखिर आज उनकी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगी थी। उनके पति उनसे कह रहे थे कि उन्हें उनसे प्यार नहीं था। जिस इंसान के प्यार के भरोसे वह अपना खुद का घर, अपना परिवार तक छोड़कर आई थी, आज उसी इंसान ने उनके रिश्ते को अट्रैक्शन का नाम दे दिया था, और कह रहे थे कि अब वह उनके साथ, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे के साथ भी नहीं रह सकते। यह सुनकर तो मानो उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। जब वजह पूछने पर भी मनोज जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो शालिनी जी का गुस्सा फूट पड़ा, और वह अपने पति पर चिल्लाकर कहती हैं, बोलिए कुछ मनोज, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आखिर ऐसी क्या वजह है, कौन सी गलती हो गई कि आपको अब मुझसे प्यार नहीं रहा और आप मुझे और अपने बेटे को छोड़ना चाहते हैं? वह बेटा जिसने अभी ठीक से अपने पापा को समझा भी नहीं, और उस नन्ही सी जान को किस गलती की सजा दे रहे हैं आप? मैं बहुत दिनों से आपके बदले हुए बिहेवियर को नोटिस कर रही थी, पर मुझे लगता था कि घर की जिम्मेदारी और काम का प्रेशर है आप पर, इसलिए आप हमें समय नहीं दे पाते। पर आज पता चल रहा है कि आप तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह सिर्फ यह नहीं हो सकती कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। असली वजह भी बताइए। शालिनी जी के बार बार सवाल पूछने पर मनोज जी झलझलाहट में कहते हैं कि तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता हूँ, और उसके साथ अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। समझी तुम? नहीं करता मैं तुमसे प्यार, और पहले जो मुझे गलत फहमी थी कि मुझे तुमसे प्यार है, वह सच में मेरी गलत फहमी ही थी, जिसे मैंने कभी ठुकराया था
वही मेरी गलती थी, पर अब मैं अपनी हर गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था शालिनी, पर जबरदस्ती के रिश्ते में रहकर भी कोई फायदा नहीं। मनोज! यह आवाज़ थी उनकी माँ की, यानी शालिनी जी की सास की, जो अपने बेटे के शोर को सुनकर वहाँ आई थी। और उन्होंने जो बातें सुनी उन्हें सुनकर वह खुद भी हैरान थी और गुस्से में मनोज जी से कहती हैं कि इस उम्र में आकर मनोज तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी एक पत्नी है, एक बच्चा है, और अब जाकर तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार नहीं है। वाह, तुम्हारी सोच और एहसास को हम दाद देते हैं। मनोज, तुम्हारी नज़रों में प्यार क्या है हम नहीं जानते, पर हमारी नज़रों में आज तुम दोनों का एक बच्चा है और यही है प्यार। अगर तुम्हें प्यार था ही नहीं तो क्यों की तुमने शालिनी के साथ शादी, अपने बिना प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाया और एक बच्ची को जन्म दिया? आखिर किस वजह से? कुछ बोलोगे? अपनी माँ की बात सुनकर मनोज जी कुछ नहीं कह पाए और चुप हो गए। उनकी चुप्पी को देखकर शालिनी जी कहती हैं, माँ, पहले आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा कि पहले इन्हें एहसास नहीं था पर अब है। आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं भी समझ नहीं पाई? क्या शादी से पहले इन्हें किसी से प्यार था? अगर ऐसा था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक इन्हें किसने दिया? आज इनकी वजह से मैं अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर आई, और आज पता चल रहा है कि इन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पूछिए ना माँ अपने बेटे से, क्यों दिया मुझे इन्होंने इतना बड़ा धोखा? क्या इसे प्यार करना मेरी इतनी बड़ी गलती थी? रोते हुए वह अपनी बात अपनी सास से कहती हैं। मनोज जी शालिनी जी की बात सुनकर कुछ नहीं कहते और अपनी माँ की ओर देखकर कहते हैं, माँ, मेरी गलती है और मैं आज और अभी यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। इस घर पर शालिनी और हमारे बेटे का ही हक रहेगा हमेशा। पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे इस घर में मेरा प्यार नहीं मिल सकता। यह कहकर मनोज जी वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें इस तरह से जाते देख शालिनी जी उनका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, मत चाहिए मनोज, प्लीज़ मत चाहिए। यह तो सोचिए मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। हमारा छोटा सा बेटा है। हमने मिलकर सपने संजोए थे ना कि हम इसकी परवरिश करेंगे एक साथ मिलकर। आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे संभालूंगी? मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए रुक जाइए। मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए कि सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। पर अगर ऐसा है तो मैं अपनी हर गलती मानती हूँ, हर सज़ा मंजूर है, पर ऐसे साथ छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए मनोज। शालिनी जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर मनोज जी उनकी एक नहीं सुनते हैं और उनका हाथ झटक कर घर छोड़कर चले जाते हैं और पीछे छूट जाती है रोती बिलखती उनकी पत्नी शालिनी जी। अपने फ्लैशबैक से बाहर आकर शालिनी जी अपने वर्तमान में लौट आती हैं। उनकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। वह उन्हें बेतरतीब ढंग से पूछते हुए कहती हैं, अब और नहीं, अब मैं आपकी कोई भी याद या आपसे जुड़े इन आंसुओं को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। आपसे जुड़ी अब कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, ये आंसू भी नहीं। आज मेरा अपना बेटा कहता है कि मैं बेवजह उससे नफरत करती हूँ, लेकिन वह क्यों नहीं समझता कि मेरी नफरत की वजह भी वही है। आज उसी की माँ की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार मुझसे दूर हुआ। वह मुझे और अपने बेटे को छोड़कर चला गया। आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों नहीं मुझे मेरी गलती बताई उन्होंने? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों, जब इसके स्कूल में सब कहते थे कि तेरे पापा नहीं हैं? क्यों वह मेरे पास आकर रोता था? क्यों पूछता था कि मॉम, जब सबके पापा हैं तो मेरे पापा क्यों नहीं हैं? कहाँ हैं मेरे पापा? तब मैं ही होती थी जो उसकी माँ और पापा दोनों बनकर उसे पाला, और आज मैं उसके लिए ही गलत बन गई। शालिनी जी को आज बहुत ही दुख हो रहा था। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और इसी तरह आज का दिन भी बीत गया। इधर यूएसए में वेद एक बड़े से लग्जरी होटल के बड़े से कमरे में लगी कांच की ट्रांसपेरेंट विंडो के पास खड़ा था और बाहर रोड पर तेज रफ्तार से चलती आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर राज नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन ओके करके कान से लगाते हुए कहा, हाँ बोलो राज, जो काम कहा था वह हो गया या नहीं? दूसरी तरफ से राज, जो वेद का असिस्टेंट था, वह बोला, जी बॉस, जैसा आपने कहा था सब हो गया है। मैंने आपकी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करवा दिए हैं और जैसा आपने कहा था पूरी प्रॉपर्टी को उतने हिस्सों में बांटकर उन सबके नाम कर दिया है। अब बस आपका एक साइन और उसके बाद परमानेंटली आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जिन पर आपका नाम है
वह सब उन लोगों के नाम पर हो जाएगी। राज इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही वेद बोला, और क्या? उम्मीद करता हूँ कोई ज़रूरी बात हो। वेद की बात सुनकर राज बोला, सर, एक्चुअली आपने जो मुझे पता लगाने के लिए कहा था, मुझे वे पता चल चुका है। वेद बोला, बोलो, क्या पता चला? राज बोला, सर, कुछ वक्त पहले जो न्यूज़ मिली थी वह सब सही थी। राज का बस इतना कहना था कि वेद कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बंद आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ती है। राज की बात सुनकर वेद कुछ नहीं कहता। इधर राज हेलो हेलो बोलता ही रह जाता है। जब दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती तो राज फ़ोन कट कर देता है और खुद से कहता है, पता नहीं बॉस की ज़िंदगी में कब सब कुछ ठीक होगा। बॉस तो इतने अच्छे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबकी मदद करते हैं, फिर भी सिर्फ दुख ही क्यों लिखा है उनकी किस्मत में? क्या मेरे बॉस खुशियाँ डिजर्व नहीं करते ऊपर वाले? आप अच्छे लोगों को इतनी टेंशन इतनी प्रॉब्लम देते हैं तो उसके साथ साथ खुशियाँ भी तो दे दीजिए। मेरे बॉस भी तो खुशियाँ डिजर्व करते हैं। जब से मैंने उन्हें जाना है बस सहते हुए ही देखा है, कभी होठों पर सच्ची मुस्कान नहीं देखी, और जो सच्ची मुस्कान देखी भी थी उसकी वजह को वे खुद ही खुद से दूर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अगर वह चली गई तो मेरे बॉस बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। भगवान, ऐसा कुछ मत होने देना, मेरे बॉस को उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ दे दीजिए। राज मन ही मन यह सब बोलता है और फिर अपने काम में लग जाता है। इधर आज का भी दिन बीत जाता है और आशिक की ताई जी और काजल इसी परेशानी में इधर उधर घूम रही थी कि आखिर घर में कोई भूचाल क्यों नहीं आया। शालिनी जी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। तभी उनके कमरे का गेट नॉक होता है। गेट नॉक की आवाज़ सुनकर शालिनी जी कहती हैं, आ जाओ। तभी कमरे में देव आता है। वह देव को देखती तो है पर कुछ नहीं कहती। अपनी माँ की खामोशी देखकर देव को गिल्ट महसूस होता है। वह कुछ कहे बिना ही सीधा उनके पास जाकर उनकी गोद में अपना सिर रख देता है। देव की इस हरकत से शालिनी जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आज कितने समय बाद उनका बेटा इतने प्यार से उनकी गोद में सिर रखे हुए था। वह जानती थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आसी है, क्योंकि उन्होंने आसी और देव के बीच की बातें सुनी थी। वह अपनी सोच में डूबी थी कि तभी देव बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं एक अच्छा भाई बनने के चक्कर में एक बुरा बेटा बन गया। मैं अपनी मॉम को ही नहीं समझ सका। मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। जिस वक्त मुझे आपके साथ होना चाहिए था, जब मुझे आपकी परेशानी समझनी चाहिए थी, उस वक्त मैं आपको बुरा भला कहता रहा। उस वक्त आपको मेरी बातों से कितना हर्ट हुआ होगा, ये बात मैं आज समझ रहा हूँ। क्या आप अपने बेटे को माफ़ करेंगी? मैं बस यही चाहता था मॉम कि आप और भाई खुशी से एक साथ रहें। मैं हमेशा से एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा परिवार चाहता था, जिसमें पापा भले ही ना हो लेकिन भाई का हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहे। मॉम, उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह मेरे मन की बात समझ जाते हैं। मानता हूँ गलती उनकी मॉम की थी, लेकिन इसमें भाई की क्या गलती है मॉम? आप ही बताइए, क्या कल को अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो उसमें गलती मेरी होगी, ना कि आपकी परवरिश की? अपने भाई को भी देखा है मॉम। क्या आपको लगता है कि वह मेरे साथ कभी गलत करेंगे? गलत करना तो दूर, वह ऐसा सोच भी नहीं सकते। वह वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि वर्ल्ड के बेस्ट बेटे भी बनकर दिखाएंगे। मुझे अपने भाई पर खुद से ज़्यादा भरोसा है मॉम। बस एक बार, सिर्फ एक बार आप उन पर अपने प्यार और ममता से भरा हाथ रख दीजिए। वह बहुत अकेले हैं मॉम, वह आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं। आप उनसे चाहे कुछ भी कहती रहीं, उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि वह मुझसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। मैं तो फिर भी आपसे अपनी नाराज़गी जता लेता हूँ, पर वह बचपन से आपकी नाराज़गी झेलते आए हैं, आपके प्यार को तरसते आए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि उन्हें जन्म किसने दिया? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वे आपको अपनी माँ मानते हैं। आपको देखकर ही वह बड़े हुए हैं मॉम। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा एक साथ रहे, आप और भाई एक बेस्ट माँ बेटे बनकर। देव अपनी बात कहकर चुप हो जाता है, पर शालिनी जी के दिल और दिमाग में बहुत कुछ छोड़ जाता है। देव की बातें शालिनी जी खामोशी से सुन रही थी और देव के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर वे इमोशनल भी हो गई थी और वे प्यार से
अपने हाथों से देव के बालों को सहलाते हुए कहती हैं। मैं वादा तो नहीं करती, पर मैं इतना कहूँगी कि तुम्हारी बातों पर सोचूंगी। पर फिलहाल मैं ये वक्त अपने बेटे के साथ बिताना चाहती हूँ, जो मुझसे इस बीच दूर हो गया था, पर 2 सालों बाद करीब आया है। मैं आज अपने बेटे और अपने बेटे के बीच किसी और के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शालिनी जी ने अपनी बात कह दी थी और देव को एक बार फिर वेद के लिए अपनी मॉम के मुंह से तीसरा सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, पर वह शांत रहा, क्योंकि आसी ने आज उसे समझाया था कि उसे एक अच्छा भाई होने के साथ एक अच्छा बेटा बनने की भी ज़रूरत है। और यह बात याद आते ही देव के चेहरे पर आया गुस्सा पल भर में छट गया। देव भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ मॉम, आज मैं भी बस आपसे बात करना चाहता हूँ। दोनों माँ बेटे खुश थे कि आज इतने समय बाद ही सही, पर एक साथ समय बिता रहे हैं। आसी ने आज एक माँ बेटे को मिलाया था और अब उसे आखिरी काम करना था, वे खास काम जिसके लिए वे यहाँ आई थी। ऐसे दिन बीतते गए और इस बीच वेद ने आसी को एक बार भी कॉल नहीं किया था। आसी को पहले तो वेद का फ़ोन ना करना बुरा लगता था, पर वह समझ गई थी कि वेद के इस तरह से अचानक यहाँ से जाने के पीछे की वजह समझ आ गई थी कि वह उससे दूर भाग रहा था, उसके करीब नहीं रहना चाहता था। आसी को बुरा लगता था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि वेद का उसे इग्नोर करने का कारण उसे बुरा क्यों लग रहा था। वेद का नहीं होना उसे अखरने लगा था। ये क्या फीलिंग थी वह समझ नहीं पा रही थी। अपने दिल का हाल वह नहीं जान पा रही थी, पर उसने सोच लिया था कि वेद के वापस आने से पहले वह इस घर से चली जाएगी, सब ठीक करके। आसी और शालिनी जी के बीच का रिश्ता भी अब अच्छा होने लगा था। हालांकि रिश्ता बिगड़ा ही कब था, पर शालिनी जी और वेद के बीच जो रिश्ता था, उस वजह से शालिनी जी और आसी का रिश्ता खास बना ही नहीं था। पर अब जब से शालिनी जी ने आसी और देव के बीच की बात सुनी थी, उनको आसी अच्छी लड़की लगी थी। पर अभी भी वह वेद और आसी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के पीछे की वजह नहीं समझ पाई थी। इधर देव और पलक की केमिस्ट्री भी अब काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। मस्ती मजाक तो अब उन लोगों में आम हो गया था। पलक देव के साथ अब खुद को कंफर्टेबल फील करती थी। वह देव जैसा दिल का अच्छा, स्वीट और सबसे ज़्यादा केयरिंग नेचर का दोस्त पाकर बहुत ही खुश थी। हालांकि दोस्ती पलक की तरफ से थी, पर देव के तरफ से दोस्ती से कुछ आगे था, जो वे भी समझता था। पर वह पलक को टाइम देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में वह पलक जैसी अच्छी दोस्त को खो दे। वह तो बस उस टाइम का इंतज़ार कर रहा था जब उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो जाए कि देव जब भी अपने दिल की बात पलक से कहे, पलक उसे रिजेक्ट ना करे, बल्कि उसे समझे, उसकी दोस्ती को गलत ना समझे, बल्कि उसके दिल की ट्रू फीलिंग को समझे। इसलिए वह इस वक्त अपनी दोस्ती के पीरियड को एंजॉय कर रहा था। इसी तरह एक रात आसी हमेशा की तरह सब लोगों को खाना खिलाने के बाद खुद टेरेस पर चली गई, क्योंकि उसे वेद के कमरे में काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। या ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे वेद की याद आ रही थी। इतने दिनों यहाँ से जाने के बाद वेद ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। यह बात उसे बुरी लगी थी, पर वह किसी के सामने अपनी उदासी दिखाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि ये रिश्ता अब बस बहुत ही कम दिनों पर टिका हुआ है। उसके बाद इस घर और खासकर इस घर के सभी लोगों को उसे छोड़कर जाना होगा। लोगों को छोड़कर जिनके साथ उसका एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रिश्ता बन गया था। वह सब लोग उसे अपने परिवार की तरह लगते थे। वह परिवार जिसकी कमी उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा से रही थी, और एक बार फिर कमी पूरी होने के बाद उसे सबको छोड़कर जाना था। आसी टेरेस पर खुले आसमान के नीचे चमकते उस चांद को देखकर यही सब सोच रही थी। कितनी मस्त लाइफ हुआ करती थी उसकी। जिंदगी में हजारों टेंशन होने के बावजूद भी वह मुस्कुरा दिया करती थी। मस्ती मजाक तो जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। पर आज जैसे सब कुछ बदल गया था। वह खुद भी सब कुछ होते हुए मुस्कुरा नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उससे यह सब कुछ छूटने वाला था जिसे वह खुद छोड़कर जाने वाली थी। और यह सब सोचकर ही उसके दिल में दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा दर्द जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। आसी इसी सब में गुम थी कि उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और यह महसूस होते ही वह पीछे पलटकर देखती है तो उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि शालिनी जी खड़ी थी, जिनकी नज़रें आसी के उदास चेहरे पर थी। शालिनी जी को वहाँ देखकर आसी अपने चेहरे की उदासी हटाकर मुस्कुराकर कहती है, अरे माँ, आप यहाँ और इस वक्त?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खाना खाने के बाद तो आप आराम करती हैं, फिर इस वक्त यहाँ आपकी तबीयत। आसी ईसा से आगे कुछ कहती कि शालिनी जी कहती हैं, अरे बस बस, यह क्या सारे सवाल एक साथ पूछ रही हो? कुछ हमें भी पूछने का मौका दो। और क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? जब मेरी बेटी आ सकती है तो क्या माँ नहीं आ सकती? मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा तो सोचा अकेली बेटी है, तो क्यों ना आज बेटी का साथ देने के लिए माँ भी टेरिस पर चले। जरा देखिए तो खुले आसमान में चमकते चांद को देखकर कोई कितना सोच सकता है और कितना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। शालिनी जी की बात सुनकर आसी ना समझी से उनकी ओर देखने लगी और आसी को खुद की तरफ इस तरह देखते देख शालिनी जी मुस्कुरा देती हैं। आसी का हैरानी से भरा चेहरा देखकर वे कहती हैं, अरे इतना परेशान क्यों हो? क्या एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? अपनी बेटी के साथ कुछ अकेले में वक्त बिताने नहीं आ सकती? शालिनी जी की बात सुनकर आसी कहती है, क्या माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? यह घर भी आपका है और यह बेटी भी आपकी है। आपका जब मन करे तब आप मुझसे बात कर सकती हैं। आसी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शालिनी जी अचानक से उसकी बात के बीच में कहती हैं, और क्या तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने के बाद भी मैं तुमसे मिल सकती हूँ? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के खत्म होने के बाद तुम्हारा और मेरा माँ बेटी का रिश्ता होगा? बोलो आसी, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा? शालिनी जी अपनी बात कह देती हैं और उनकी बात सुनकर आसी हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है। क्या उसने अभी शालिनी जी के मुंह से सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सुना? पर यह कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे पता कि उसकी और वेद की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है? आसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे। वह जानती थी कि उसकी और वेद की इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शादी के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। शादी होने से पहले ही इस शादी का टूटना तय था। आसी अपने ही सोच में गुम थी कि शालिनी जी को उसके और वेद की इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कैसे पता चला। आसी को इतनी गहरी सोच में गुम देखकर शालिनी जी कहती हैं, क्या सोच रही हो आसी? यही कि मुझे तुम्हारी और वेद की इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कैसे पता चला? ये तो नहीं सोच रही ना कि मुझे इस बारे में कहीं देव ने बताया होगा? तो अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये गलत है। देव ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और शायद कभी कुछ भी पता भी नहीं चलता अगर मैं उस दिन तुम्हारे कमरे में नहीं आती और तुम्हारे और देव के बीच जो भी बातें हुई नहीं सुनी होती। मैं खुद हैरान थी। उस दिन मैंने तुम्हारी शादी की असली सच्चाई जानी। उस दिन मैंने देखा कि तुम किस तरह से मेरे बेटे देव को समझा रही थी, माँ के प्रति उसके कर्तव्य को याद दिला रही थी। उस दिन मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी थी। उस दिन मैंने अपने बेटे को भी पाया था, जो साथ होकर भी मेरे साथ नहीं था। जानती हो, उस दिन देव मेरे पास आया था। सालों बाद हम दोनों माँ बेटे ने प्यार से बात की, अपने सुख दुख जाहिर किए, जो तुम्हारी वजह से संभव हुआ। हाँ, मैंने कभी तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा पाया, पर दिल से मैं तुम्हारी शुक्रगुजार थी, क्योंकि थैंक यू कहने से सामने वाले का एहसान कम हो जाता है। अपने दिल में उसके प्रति अच्छी बात रखनी चाहिए, ताकि हमेशा याद रहे कि उस शख्स ने आपके लिए क्या किया है। आसी तो बस शालिनी जी की बातें सुन रही थी। शालिनी जी बहुत ही प्यार से आसी के गालों पर अपना एक हाथ रखकर उससे कहती हैं, तुम मुझे माँ कहती हो ना? क्या एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्लीज़ झूठ मत कहना। ना कहना चाहो तो मत कहना, और जो भी कहना हो वे सच कहना। आई होप कि मैं तुमसे सच की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। एक माँ होने के नाते इतना तो हक देती हो ना मुझे कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी से जुड़ी बातें जान सकूँ, समझ सकूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बोलो, इतना तो है ना? शालिनी जी ने सारी बातें इतने प्यार और इतने स्नेह से कहा था कि आसी का दिल तड़प उठा, उसका मन बेचैन हो उठा। वही जानती थी कि बचपन से उसका दिल माँ के प्यार के लिए कितना तरसता रहा, और आज आखिरकार उसे शालिनी जी के रूप में माँ का प्यार मिल रहा था, वह स्नेह मिल रहा था जिसके लिए वह हमेशा से तरसी थी। कब से उसे माँ के इसी प्यार की ज़रूरत थी, जहाँ वह अपने मन की हर तकलीफ, हर पीड़ा और अपनी ज़िंदगी के हर दर्द को खुलकर जाहिर कर सके। और आज उसे शालिनी जी के रूप में एक ऐसी माँ मिल रही थी जिनसे वह अपनी ज़िंदगी की जुड़ी हर खुशी और हर पीड़ा को साझा कर सकती थी।
आशी एकदम से शालिनी जी के गले लग जाती है और उसके साथ ही उसके आंसू, जिन्हें उसने न जाने कब से अपने सीने में कैद कर रखा था, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शालिनी जी के गले लगकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। आशी को इस तरह रोता देखकर एक पल के लिए शालिनी जी भी घबरा जाती हैं। वे उसे कुछ कहती या पूछती, उससे पहले ही आशी अपने आंसुओं को मुश्किल से रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, माँ, क्यों क्यों हर बार मैं ही? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता? मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और एक दिन वे भी मुझे छोड़कर चले गए अपनी नई पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने। इसमें भी मेरा कसूर। ताई जी और ताऊ जी ने मुझे बस इसलिए पाला कि दुनिया उन्हें कुछ न कहे, लेकिन प्यार कभी नहीं मिला। मुझे तो बस मनहूस होने का टैग मिला, जैसे सब कुछ मेरी ही गलती हो। फिर भी मैंने अपने मन को समझाया, आसी तू सही है, दुनिया गलत है, लेकिन जिस इंसान से मैंने प्यार किया उसने भी मुझे धोखा दे दिया। उसके लिए अपना शहर, अपने लोग छोड़कर मुंबई गई और वहाँ भी धोखा ही मिला। उसी दिन वेद से टकराई और पहली ही मुलाकात में मैंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि मैं किसी को ये दिखाना चाहती थी कि मैं भी किसी की दुल्हन बन सकती हूँ। और शायद वेद सर की भी कोई मजबूरी रही होगी, जो उन्होंने मुझ जैसी अनजान लड़की से शादी करने के लिए हामी भर दी। और फिर शादी के नाम पर एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ। शादी के नाम पर शादी तो हुई, लेकिन 6 महीनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आशी के मुंह से एक एक बात सुनकर शालिनी जी पूरी तरह हैरान रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की सबके सामने इतनी हंसती मुस्कुराती रहती है, हमेशा निडर होकर जीती है, जो सबकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां भरती है, उसकी खुद की जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी हुई है, जिसकी जिंदगी खुशियों से लगभग खाली और गमों से लाबालाब भरी रही है, जिसे बचपन से जवानी तक सिर्फ दर्द ही मिला है। वहीं आसी आज उनके सामने थी। सच ही कहा है किसी ने कि जो बहुत ही खुश दिखता है, जरूरी नहीं उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। सकता है कोई खुशियों का झूठा मुखौटा पहनकर अपनी उदास जिंदगी दुनिया से छुपा रहा हो, जैसे इस वक्त आसी कर रही थी। अपनी बात कहकर आसी किसी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। आसी को इतना रोते देखकर शालिनी जी का दिल भर आया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की हमेशा इतनी मजबूती से खड़ी रहती है, वह अंदर ही अंदर इतनी बुरी तरह टूट चुकी है। आसी का रोना उनसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि वे जानती थी कि आसी आज अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने उड़ेल रही है, जो शायद उसने बरसों से किसी के सामने नहीं किया था। करीब आधा घंटा बीत जाने पर जब शालिनी जी को लगा कि अब बहुत हो चुका है, तो उन्होंने प्यार से आसी से कहा, आसी बेटा, बस अब और आंसू नहीं। आंसू हमें कमजोर बनाते हैं, और मेरी बेटी तो कितनी स्ट्रांग है, वे तो सबकी खुशियों की चाबी है। मुझे पता है भगवान ने मेरी भी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो वे डिजर्व करती है। आसी को किसी तरह शांत कराकर शालिनी जी उसे अपने ही कमरे में सुलाने ले आई, क्योंकि उस वक्त आसी की हालत उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इस वक्त आसी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर तब जब उसे किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए उन्होंने चाहा कि आज आसी उनके साथ ही सोए, ताकि वह उसका ध्यान रख सके और उसे अकेलापन महसूस न हो। शालिनी जी के अपने कमरे में सोने की बात पर आसी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद आज उसे भी किसी के साथ की जरूरत थी। आसी शालिनी जी के बेड पर सो चुकी थी, लेकिन शालिनी जी की आंखों में नींद नहीं थी। वे कुछ सोच रही थी। क्या ये तो वही जानती थी। अगले दिन आसी शालिनी जी के कमरे से अपने कमरे में आ जाती है। फ्रेश होकर वह आईने में खुद को देखती है, जहां उसकी मांग में वेद के नाम का सिंदूर और गले में वेद के नाम का मंगलसूत्र था। वेद से जुड़ी चीजों को अपने करीब देखकर आसी फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, आपको इस दिन का बेसब्री से इंतजार था ना वेद सर। आप चाहते थे ना कि जल्द से जल्द हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो। आज आपका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। आज आपसे जुड़ी किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं होगा। आज हमारे 6 महीनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आखिरी दिन है, और इसके साथ ही आपके और मेरे अनचाहे रिश्ते और एक साथ रहने का अंत भी। और हाँ, मेरे साथ रहने के लिए आप किसी भी मजबूरी में नहीं बंधे हैं। आज मैं आपको पूरी तरह से खुद से और खुद से जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। आपने मुझे डिवोर्स पेपर दिया था ना साइन करने के लिए,
आज मैं उस पेपर पर साइन करके आपको हमेशा के लिए फ्री कर देती हूँ। आपको उस गिल्ट से भी आज़ाद करती हूँ जो आप मेरे कारण महसूस कर रहे थे। मेरे मन में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है सर। आपके साथ अच्छा लगा। आपकी वजह से मुझे घर मिला, परिवार मिला, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। इतना प्यारा परिवार और उसका साथ मुझे मिला जिसकी वजह से आपने शादी की थी। इसलिए इस परिवार की खातिर भी मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। आप चाहते थे ना कि मैं यहाँ ना रहूँ, तो आज के बाद मैं इस कमरे में आपको नज़र नहीं आऊँगी। आज मैं आपको खुद से जुड़े हर बंधन से आज़ाद करके सच में बहुत दूर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वापस आने पर आपको मेरी तरफ से दिया गया ये तोहफा पसंद आएगा। यह कहते हुए आशी की आंखें नम हो जाती है और वह जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन कर देती है, जिन पर वेद शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले दिन ही साइन कर चुके थे। आज आशी ने भी उन कागजों पर दस्तखत करके इस झूठी शादी का रिश्ता अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। पेन पेपर रखते ही वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ता है और उसी पल उसकी आंखों से गिरते आंसू उन डिवोर्स पेपर पर जा गिरते हैं। आशी अपने गले में पहना मंगलसूत्र उतारकर उसे अपने हाथों में लेती है। एक पल में उसे वह वक्त याद आ जाता है जब वेद ने उसे यह मंगलसूत्र पहनाया था। तब इस मंगलसूत्र से कोई खास एहसास नहीं जुड़ा था, लेकिन आज इस रिश्ते से आज़ाद होते वक्त उसके मन में न जाने कितने जज्बात उमड़ रहे थे। वेद के साथ बिताए खूबसूरत पल जो उसकी आगे की जिंदगी का सहारा बन सकते थे। आशी नम आंखों से मंगलसूत्र को देखती है और उसे डिवोर्स पेपर पर रखते हुए कहती है, शायद मैं इसकी सही हकदार नहीं थी, इसलिए आज इस मोड़ पर खड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आज आशी के हाथ एक बार फिर खाली थे। सब कुछ पाकर भी वह अपना सब कुछ हार चुकी थी। आज आशी और वेद की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आखिरी दिन था। डिवोर्स पेपर पर साइन के साथ ही उसने वह मंगलसूत्र भी खुद से अलग कर दिया, क्योंकि अब वेद के नाम का मंगलसूत्र पहनने का उसे कोई हक नहीं था। डिवोर्स पेपर पर मंगलसूत्र रखते हुए आशी कहती है, लीजिए वेद सर, आज से आप और मैं इस अनचाही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिश्ते से आज़ाद हो गए। आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। आशी नाम का कांटा आपकी लाइफ से अलग हो गया है।